नमस्कार। आज जो है 10वीं कक्षा के अंतर्गत गद्य भाग में हम जो है पहला अध्याय का अध्ययन करने जाने वाले हैं। उससे पहले गत वीडियो में हमने जो है दो पद्य भाग का अध्ययन किया, साकी और जो है पद। उसके उपरांत हमने व्याकरण भाग के अंतर्गत समास का समग्र अध्ययन किया। उसके साथ साथ मुहावरे का भी हमने अर्थ सहित अध्ययन किया। अब जो है गद्य भाग में पहला जो अध्याय है उसका नाम है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो अब हम मुंशी प्रेमचंद का थोड़ा बहुत परिचय जान लेंगे। प्रेमचंद 21 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लहमी गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। निजी व्यवहार और पत्रचारा धनपत राय नाम से ही करते रहे। यानी उर्दू में इन्होंने जो है नवाब राय से और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया। निजी व्यवहार और पत्रचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत जो है साहित्य उनके खिलाफ था। उस समय स्वतंत्रता नहीं मिली थी भारत को, तो उनके खिलाफ होने के कारण इसे जब्त कर लिया गया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने यानी पढ़ाई के अलावा भी इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। यानी पत्रकारिता में भी इन्होंने संपादन का कार्य किया। कुछ समय बंबई, आज का जो मुंबई कहते हैं, कि फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वहां पर भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई। अद्यपि उनकी कई कृतियां पर यादगार फिल्म भी बनी। तो आगे देखिए, आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चिते प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा साम्राट, उपन्यास साम्राट कहा जाने लगा था। यानी यह जो है उपन्यास जो है सामाजिक समस्या के ऊपर जो है यथार्थ स्थिति को इन्होंने लिखा है, तो उपन्यास साम्राट भी कहने लगे। और जो है कथा जो है इन्होंने 200 से भी अधिक कथाएं संग्रह लिखी हैं, तो इनको कथा का भी साम्राट, कहानी के भी साम्राट कहा जाता है। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। यानी उसका जो लक्षण जो है उन्होंने बदल डाला था। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। यानी यहाँ पर देखिए, जो विधवा हो, हाँ, अनमेल विवाह हो, उनकी जो समस्या होती है उस समाज में, वह वैसे ही जो इन्होंने पात्रों पर क्या किया है, यहाँ पर आपको उन्होंने जो साहित्य में लिखा है, कहानी के हो या उपन्यास के जरिए। देखिए आगे कहते हैं, 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ, यानी इनका मृत्यु हो गई। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानस सरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। यानी इनकी कहानियां जो हैं मानस सरोवर में संकलित हैं 8 भागों में। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, निर्मल, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। ये जो है, इसीलिए ये सभी जो उपन्यास हैं, यह जो है सामाजिक समस्या, समाज में घटने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में
यहाँ पर अध्ययन करने के लिए मिलेगा, यथार्थ चित्रण मिलेगा, इसीलिए उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा गया। इनके द्वारा रचित जो आपके पाठ्य पुस्तक को जो चयनित किया गया है उसे जो उसका पाठ का नाम है बड़े भाई साहब, उसका अब हम अध्ययन करेंगे। बड़े भाई साहब देखिए यहाँ पर जो है बड़े भाई साहब उसके छोटे भाई भी हैं और दोनों इतने अच्छे हैं, एक जगह ही रहते हैं और एक जगह ही पढ़ाई कर रहे हैं। बड़े भाई साहब हमेशा उसे अच्छे राह पर लाने के लिए डांटते हैं, लेकिन छोटा भाई जो है वो हमेशा उन्हें जो समझाता है वह गलत समझता है और उनसे 5 साल बड़े जो बड़े भाई साहब हैं उनसे 5 साल छोटे उनके छोटे भाई हैं और इन दोनों में इतना ही अंतर है और 3 दर्जे यानी यहाँ पर 3 क्लास जो है उनसे आगे हैं, लेकिन वो जो भी बताते हैं उसे वह लताड़ते हैं, कभी कभी मानते नहीं हैं, लेकिन उनको यह सब छुपाकर वह खेलने जाते हैं और कभी कभी वह खेल कूद करते हैं, पतंगबाजी कर लेते हैं। ऐसे करने के बावजूद भी वह जो है प्रथम श्रेणी में पास हो जाते हैं और बड़े भाई फेल हो जाते हैं। इनका जो संयोग है उसके बाद जो है उनसे बातें सुनने के लिए वह छोड़ देते हैं, फिर भी वह पढ़ते रहते हैं, बड़े भाई बोलना छोड़ते नहीं हैं। तो इसी बीच जो क्या हो जाता है यह ऐसे ही दर्जे दर्जे पास होता जाता है, बड़े भाई फेल होते जाते हैं। फिर भी जो है जो उन्होंने एक बात कहते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान से भी जो है व्यवहार ज्ञान के बारे में उनको बताते हैं, तो उनको पता चलता है कि बड़े भाई जो हैं मेरे अच्छे के लिए सब कुछ बताते हैं, ना कि बल्कि मेरे बुराई के लिए। तो इसी प्रकार वह उनको समझकर और पढ़ने को प्रेरणा मिलती है। इसी प्रकार जो है वह अपनी बड़ों की महत्व इसमें दिखाया गया है। बड़े हमेशा अनुभवी होते हैं, बिना पढ़े लिखे होते हुए भी जो है उनको ज्ञान जो है व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा होता है और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वह व्यवहार ज्ञान उनमें नहीं रहता है। इन सब चीज़ों को इस पाठ के अंतर्गत यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। तो पाठ इस प्रकार प्रारंभ होता है, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे, दर्जे यानी यहाँ पर क्लास है। उन्होंने भी इसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियादी ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बनेगा। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर जो है 3 दर्जा आगे हैं बड़े भाई साहब और उनके काम जो हैं बहुत सारे वह कभी कभी शिकायत करते थे, तुम ऐसे करते हो वैसे, लेकिन वह कभी उनकी बात नहीं मानते थे। और उनके बड़े भाई साहब जो हैं 1 साल का काम 2 साल या 3 साल लगाते थे, उसी प्रकार कभी कभी 3 साल लगाते थे। बुनियाद ही ऐसा है तो ये पाया ही ऐसा है, यानी जो इमारत कैसी होगी, जो नीचे की बुनियाद ही ठीक नहीं है तो इमारत कैसे होगी, ऐसे उन्होंने कहा। आगे देखिए, मैं छोटा था वह बड़े थे, मेरे उम्र 9 साल की थी वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तब्दी है यानी यहाँ पर जो है डांटना, ठीक है, और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। यानी शालीनता यानी यहाँ पर आत्मतुष्टि,
उसे अच्छा नहीं लगता हो छोटे भाई को। आगे देखिए, वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। बड़े भाई साहब अध्ययनशील थे, यानी वह बहुत ही हमेशा पढ़ते रहते थे। आगे उनके बारे में ही बता रहे हैं छोटे भाई। हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर, हाशियों यानी यहाँ पर मार्जिन है, ठीक है, मार्जिन जो होता है, हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरों बनाया करते थे। यानी देखिए यहाँ पर जब पढ़ाई से थक जाते तो मार्जिन जो साइड में होता है उसके ऊपर इन्होंने क्या करते थे, एक तो चिड़िया के, कुत्तों के, बिल्लियों के तस्वीर बनाते थे। ठीक है, आगे देखिए, कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। देखिए उनका स्वभाव कैसा था, एक तो चित्र बनाते थे, उसके साथ एक वाक्य जो है 10-20 बार लिखते थे वो अपने किताबों में। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। देखो एक शेर जो है उसे लिखते एक बार और बार बार उसे, जब तक उसे थक नहीं जाते तब तक वह लिखते ही बैठते उस शेर को सुंदर अक्षरों से। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। देखो जैसे कोई अर्थ नहीं है, कोई वहां पर मेल उसका जो है, मसलन यानी यहाँ पर जो है उदाहरण के लिए, एक बार उनकी कॉपी, मसलन यानी यहाँ पर उदाहरण है, एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत यानी यहाँ पर क्या होगा, लेख जो है देखी। स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, यानी इसका अर्थ, दरअसल इसका अर्थ ऐसे है भाई भाई जैसे। ठीक है, वह छोटे भाई उनके यहाँ जो है पढ़ने के लिए रहते थे। उनका सारा जो जिम्मेदारी है केवल उनके ऊपर था, बड़े भाई के ऊपर था। आगे देखिए, राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। यानी यहाँ पर जो है उनके जो पढ़ाई के बाद वे क्या करते थे, यहाँ पर देखिए श्रीयुत राधेश्याम ऐसे घंटे तक लिखते थे, उसके बाद जो है वहां पर आगे चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, यानी इस पहेली यानी जो कुछ भी लिखा है उसका जो अर्थ है उसे ढूंढने के लिए वह काफी समय तक विचार करते, लेकिन उसका पहेली क्या नहीं, उसका अर्थ कोई निकलता नहीं था, लेकिन असफल रहा। उसका जो अर्थ ढूंढने का जो कार्य रहा वह असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। देखिए वे बड़े थे, ये छोटे थे, ये सभी समझने की उसकी चाह थी, लेकिन वह बड़े होने के कारण उनसे पूछा नहीं करते थे। और वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में था। तो जमात यानी यहाँ पर जो है प्रेमचंद बहुत सारे उन साहित्य में उर्दू के शब्द आ जाते हैं, तो जमात यानी यहाँ पर कक्षा है। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी, यानी वह तर्क के बाहर था, यानी वो क्या क्या लिखते थे न जाने, उसे समझना उनके लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी, तो यानी उनके जो ज्ञान से भी बढ़कर था, इसीलिए वो समझ में नहीं आता था। आगे देखिए, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। तो छोटे भाई कह रहे हैं कि मेरा जी नहीं लगता था पढ़ने में, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था, यानी इनके लिए क्या था, बहुत ही मुश्किल था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, यानी खेल कूद के लिए। कंकरियां उछालता, कभी कागज की
तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। यानी यहाँ पर जो है क्या बता रहे हैं, ये जो पढ़ना तो उनके दिमाग में नहीं था, केवल वो एंजॉय करना, हाँ शरारत खेल कूद करना उनको, उसके लिए वो कंकरियां उछलते थे, कागज की तितलियां बनाते थे और उनके मित्र मिल गए तो बात ही कुछ अलग थी। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, नीचे कूद रहे हैं, ठीक है। कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। यानी जो शरारत है उनके यहाँ पर बता रहे हैं कि मोटर कार जैसे वो आगे पीछे जो गेट को है वहां पर चढ़कर, आप भी छोटे थे तब ऐसे ही किया होगा, जो गेट पर चढ़ना और आगे पीछे करना, ठीक है। देखिए आगे कहते हैं, लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। जितना वह बाहर खेल कूद करते, जैसे ही वो कमरे में आएंगे तब प्राण जो है रुद्र अवतार, जो बड़े भाई का रुद्र अवतार देखते तो प्राण उनके सूख जाते, डरते हो। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ गए, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। देखिए एक तो बड़े होने के कारण जब वो वापस आते तो एक ही उनके मन में सवाल रहता था कि कहाँ थे, तो यह ऊंचे स्वर में जो है हमेशा सुनाई करते थे और इनका जवाब था धीमी आवाज से, और वह केवल चुप रहना ही उनका वहां पर योग्य समझते थे। आगे देखिए मौन रहना, ठीक है। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था। देखिए इतना घबराते थे बड़े भाई से, उनके मुंह से मैं जरा खेल रहा था ऐसा शब्द कभी भी निकला नहीं। मेरा मौन केवल मौन था, मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। यानी यहाँ पर क्या होता है, उनका जो मौन है यह मौन होने से उनका अपराध जो है स्वीकार करना ऐसे होता था। भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। देखिए बड़े भाई होने के कारण जो है उनको हमेशा क्या करते थे, वह उनको डांटते थे, क्योंकि यह छोटा भाई है, उनको आगे बढ़ने की इच्छा थी और इसीलिए वह हमेशा डांटते थे। लेकिन प्यार, उसमें प्यार होता था, लेकिन ये छोटा भाई समझ नहीं पाता था। उसी प्रकार जो है उसे वह स्वीकार करता था, बड़े भाई को कभी उल्टा जवाब नहीं देता था। आगे देखिए, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा। यानी यहाँ पर आगे कहते हैं कि ऐसे हर्फ यानी शब्द, अंग्रेजी ऐसे पढ़ते रहोगे तो एक शब्द भी आप नहीं सीखोगे, ऐसे बड़े भाई कहते थे। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं आएगा गहरा नत्तु खैरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। तो कोई भी जो है अंग्रेजी में विद्वान बनता यदि वह अंग्रेजी समझता, तो सभी को यह सुलभ नहीं है अंग्रेजी जो पढ़ना लिखना। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, फोड़नी यानी यहाँ पर परिश्रम करना, खून जलाना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। ये सभी बातें बड़े भाई साहब छोटे भाई को कह रहे हैं। तब कहीं यह विद्या आती है, विद्या ऐसे ही हासिल नहीं होती है, और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। वो आगे कहते हैं बड़े बड़े विद्वान भी अंग्रेजी शुद्ध से नहीं लिख सकते। बोलना तो दूर रहा, और मैं कहता हूँ तुम कितने गूंगा हो। गूंगा यानी यहाँ पर जो है बेवकूफ, ठीक है।
गूंगा यानी यहाँ पर बेवकूफ हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। यानी यहाँ पर बड़े भाई साहब जो है उनका एक टाइम टेबल बना हुआ था, उसे देखकर सीखने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तुम इधर उधर घूमने के लिए वह मनाही कर रहे हैं। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है। मैं इतना कष्ट करता हूँ, इतने घंटे पढ़ता हूँ, तुमने देखा नहीं? ऐसे उस बड़े भाई साहब छोटे भाई को कह रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। तुम्हारा कसूर नहीं, तुम्हारा बुद्धि का कसूर है। इतने मेल तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? देखिए वो आगे कहते हैं कि इतने मेले वगैरह होते हैं, तभी मैं जाता नहीं हूं देखने के लिए। रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता यानी भटकता। ठीक है, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, हमेशा पढ़ता रहता है। उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। यानी इतने पढ़ने के बावजूद भी वह पास नहीं होता है। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यो खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मैं ही नहीं पास हुआ तो तुम कैसे पास होगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। तो ऐसे करना है तो आपको क्या करो, आपके गांव चले जाओ और वहां पर गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी यानी बहुत सारी गहरी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? यहाँ पर दोनों वह एक रूम में रह रहे हैं गांव छोड़कर, इस दादाजी उनको पूरा खर्च दे रहे हैं, वो बर्बाद क्यों करते हो ऐसे कह रहे हैं। तो इसका अगला भाग जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।